नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। यार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से जुटे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों आज लेके आया हूँ एक नया और बेहतरीन सीरीज, जिसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी टॉपर सीरीज। मेरे साथियों, क्या नाम है? टॉपर सीरीज। साथियों, यह सीरीज 8 सितंबर को ही मैंने लॉन्च कर दिया था साथियों, अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से साथियों। और हमने कहा था ये इसका शुभ आरंभ 11 सितंबर से होने वाली है। किसी कारणवश ये 12 सितंबर से शुरू हो रही है साथियों, और ये सीरीज आपके एग्ज़ाम तक चलेगी मेरे प्यारे बच्चों। इसमें साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, साथियों ये सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगा स्टडी ऑनलाइन क्लास पे मेरे प्यारे बच्चों। यह सीरीज आज ही लंच होने वाला है साथियों। इसमें साथियों मैं रोशन सर आपके साथ रहूँगा साथियों, और आपकी हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या गेस क्वेश्चन हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या एमबीबीआई क्वेश्चन हो, सब मैं ही कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और अपने ही आप लोगों का प्यारा सा चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास पे होने वाला है मेरे साथियों। तो साथियों क्लास का टाइम है आप लोग का साथियों 8 बजे मेरे प्यारे बच्चों। कितना बजे है? 8 बजे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम आप लोग नोट कर लीजिए, हर रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी हर एक सब्जेक्ट का, हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो, यानी हर एक एमबीबीआई गेस जो क्वेश्चन होती है सब आपको कवरेज यहाँ पे करा दिया जाएगा साथियों, कवरेज करा दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, यह सेशन रुकने वाला नहीं है, बल्कि आपको टॉपर बनाने वाला है। तो तैयार हो जाइए और अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए यूट्यूब लाइव क्लास पर साथियों। और क्लास का नाम है साथियों टॉपर सीरीज साथियों, जो स्टडी ऑनलाइन क्लास में सिर्फ आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों इंतजार किस बात को, शुरू करते हैं आज की क्लास साथियों। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों ये टॉपर सीरीज मेरे प्यारे विद्यार्थी जी होने वाली है साथियों। तो आप लोग साथियों यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का ये टॉपर सीरीज होने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये यूरोप में राष्ट्रवाद मेरे साथियों। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और ये चैप्टर 1 से शुरू करते हैं और सभी सब्जेक्ट का साथियों करेंगे। जो पेपर में साथियों, जो पेपर में छपने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या है? छपने वाला प्रश्न है साथियों। और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा मेरे साथियों, 100% कन्फर्म है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्लास 1 होने वाली है साथियों, और इसमें हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि वायरल प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा साथियों, एक छोटा सा शायरी के साथ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे साथियों। हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी जब पढ़ाई तेरी पहचान हो जाएगी। हर मुश्किल आसान हो जाएगी जब पढ़ाई तेरी पहचान हो जाएगी। रटने से नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, समझने से पढ़ो, रटने से नहीं समझने से पढ़ो। कल यही मेहनत आपकी उड़ान हो जाएगी, कल यही मेहनत आपकी उड़ान हो जाएगी साथियों। जो आप लोग ने सपना ठान के रखा है कि सर मुझे 450 नंबर लाना है एग्ज़ाम में, तो लाना है साथियों। आपके साथ मैं रोशन सर आपके साथ हमेशा रहने वाला हूँ साथियों। और हर एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी साथियों स्टडी ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेज पे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्लासेज पे आप लोग वहाँ पे जुड़िए और ज्वाइन हो जाइए और हर क्लास का पल पल अपडेट वहाँ पे पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा साथियों, ताकि आप लोग को रिवाइज हो सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पे एक है मेरे साथियों, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आप लोगों का 1854 में, 1864 में, 1874 में, 1884 में। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था मेरे साथियों? तो 1854 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 2 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 2 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1861 में, 1871 में, 1720 में और 1817 में। तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 3 है
कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इटली। तो लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? तो फ्रांस का था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो यूनान का, पुर्तगाल का, इंग्लैंड का, पोलैंड का। तो यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है 5 और ये वीवीआई प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑस्ट्रिया का अधीन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल है मेरे साथियों? गुट में शामिल नहीं है मेरे साथियों। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं है साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो साथियों यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है साथियों कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? इटली का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, पोलैंड का साथियों। तो 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था साथियों? तो जर्मनी का मिला था, यानी जर्मनी का बना था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न 8, ये वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इनको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए साथियों। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमेनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स एक्स, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो सार्डिनिया का राजा कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो विक्टर इमेनुअल ने था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मैजिनी, काबूर, गेरिबाल्डी, इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो मैजिनी भी था, काबूर भी था और गेरिबाल्डी भी था और इनमें से सब, यानी क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सभी था, ऑल ऑफ दी साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है, लुई सोलमे को फांसी कब दी गई? 1793 में, 1798 में, 1854 में। तो लुई सोलमे को फांसी कब दी गई मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 11 कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की साथियों? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के, ऐसा मुझे लगता है कि 2026 के एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए साथियों। तो मेटरनिख, नेपोलियन, लेनिन, कार्ल मार्क्स साथियों। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी मेटरनिख ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, बिना टाइम गंवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। निम्न में से किस सम्मेलन में मैजिनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम करा दिया गया साथियों? तो साथियों यहाँ पे क्योटो सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, लॉसने सम्मेलन में साथियों। तो निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो लॉसने सम्मेलन में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे साथियों 13 है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा ओबामा निक्सन साथियों। तो अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 14 है, हीगल किस देश का दार्शनिक था? हीगल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। हीगल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 15, वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 16 है साथियों, ये वीवीआई प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान, मिस्र साथियों। तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे।
अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में, 1804 में, 1771 में, 1817 में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई मेरे प्यारे विद्यार्थी? 1789 में हुआ था, यानी 1789 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो जर्मनी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कोसुत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। तो कोसुत का संबंध किस देश से है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? से है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। 20 है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये एग्जाम में आपको 2026 में साथियों 100% देखने को मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 100% आप लोग लिख लीजिए साथियों। प्यारे विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है 21, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग का, आडलिया वंश का, बोर्बो वंश का और जारशाही का। तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बोर्बो वंश की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मैजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेंटारिया, डायट। तो मैजनी का संबंध किस संगठन से था मेरे साथियों? तो कार्बोनरी से था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी एकाकीकरण के विरोध में निम्न में कौन था? साथियों इटली होगा, ये इटली टाइपिंग मिस्टेक है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, पर्सा था। तो साथियों कौन था? ऑस्ट्रिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न को देखिए। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया साथियों? ये 110% 2026 के एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग लिख लीजिए साथियों। ये MBBI प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम बोर्ड के लिए साथियों। तो सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री भी किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। प्राइम प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है कि गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। गेरीवाल्डी पेशे से नाविक था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनाथेरी, बिस्मार्क। तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था साथियों? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न है जाल बेरिंग एक संस्था थी साथियों। ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है आपके एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के लिए साथियों 2026 के लिए साथियों। और साथियों क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, समांतों की। तो साथियों जाल बेरिंग एक संस्था थी, तो व्यापारियों की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, बिजनेसमैन के लिए साथियों। अगला ऑप्शन साथियों, अगला प्रश्न है साथियों 28। ये VBI प्रश्न है, आप लोग नोटबुक में लिखिएगा साथियों। सब NCERT का प्रश्न है साथियों। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? मैजिनी, हिटलर, बिस्मार्क साथियों और विलियम वन साथियों। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1871 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है साथियों 30 कि साथियों कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? साथियों जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा साथियों? तो यूनान का, ऑप्शन नंबर बी। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का 30 में कुल कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा साथियों। और मैं बता दूं साथियों जिन भी विद्यार्थी का अगर 25 प्लस सही हुआ है तो उनका तैयारी 100% सही है मेरे साथियों। इसी प्रकार से आप लोग कीजिए। और जिनका 20 प्लस सही है उनका मिला जुला कर ठीक है साथियों। और जिनका इससे कम हुआ तो उनको तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए मैं साथियों आप लोगों के लिए 8 बजे रोज
रात 8 बजे लेके आता हूँ साथियों टॉवर सीरीज, जो एग्ज़ाम तक लगातार चलेगी। और मैं साथियों दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। जो भी आएगा इसी सीरीज से आएगा साथियों। और जितना सीरीज हम करा सकते हैं आप लोगों के लिए कराने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और सभी सब्जेक्ट का साथियों। और इनका PDF मिलेगा आपको स्टडी ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम के चैनल पर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो चलिए अगला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि नेप्सल की क्रांति कब हुई साथियों? तो 1820 में, 1821 में और 1822 में, 1823 में। तो कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो 1821 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1821 साथियों ईस्वी में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। तो चार्टिस्ट आंदोलन साथियों इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1836 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में साथियों। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 1832 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1832 साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों 34, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हीगेल, अंडर्ट, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीन। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी साथियों? हीगेल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिए साथियों, एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1831 में। तो एड्रियानोपल की संधि सबको याद है कि 1829 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1829 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि एड्रियानोपल की संधि किन देशों के बीच हुई साथियों? तो तुर्की के साथ हुआ था, यूनान पोलैंड के साथ हुआ था साथियों, कि तुर्की हंगरी के साथ हुआ था, कि हंगरी पोलैंड के साथ हुआ था। तो साथियों एड्रियानोपल की संधि दो देशों के बीच हुई थी, लेकिन उसका नाम था तुर्की और रूस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया का और पर्सा के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस का बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच, पर्सा और रूस का बीच। तो सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था मेरे साथियों? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो ऑस्ट्रिया का था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया साथियों? तो रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो रूस ने कुचल दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूस मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और लास्ट प्रश्न साथियों है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट में हुआ था, सेडान में हुआ था, साइडन में हुआ था और फ्रैंकफर्ट में हुआ था। तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था साथियों? तो फ्रैंकफर्ट में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कर लीजिएगा, ये बी है, ये सी और ये डी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोगों के लिए, और लास्ट प्रश्न साथियों 41 है आप लोगों को, जिसको आप लोग का जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर देना पड़ेगा 41 का साथियों, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर। देखते हैं किन का आंसर 100% सही है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है साथियों? तो तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए कि क्या होगा, ऑप्शन के साथ जो देश है उसको भी लिखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है साथियों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, सीरीज टॉपर सीरीज का सेकंड क्लास में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। और इनका 41 प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर देना भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में सही उत्तर को दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।